कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल से जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, मारिया और यीसुस। मारिया तो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इसे डेस्परिंग यीसुस को बच्चा नहीं चाहिए था, फिर भी हो गया। अब ये दोनों एक फर्नीचर स्टोर में पहुंचे हैं नया कॉफी टेबल लेने। बच्चे के आने के बाद पूरे फ्लैट को रिनोवेट कर रहे हैं, इसीलिए बाकी सारी चीजें मारिया ने चूज की, जैसे कि पर्दे, दीवारों का कलर, बच्चे का नाम काटनो जो कि मारिया के दादा का नाम था, और इत्तेफाक से स्टोर के सेल्समैन का भी वही नाम है। यस को सिर्फ एक छूट मिली है टेबल चूज करने की। तो सेल्समैन ने जो टेबल दिखाया वो यीसुस को पसंद आ गया, लेकिन मारिया को नहीं। हालांकि सेल्समैन टेबल की कई सारी खूबियां गिनवा रहा था, जैसे कि ये बड़ा क्लासी है, स्वीडन का डिजाइन है, चाइना में बना है, अनब्रेकेबल ग्लास है, चाहे कुछ कर लो टूटेगा नहीं, और ये टेबल तुम्हारी लाइफ बदल देगा। अगर अच्छे से ट्रीट करोगे तो तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। टेबल को अच्छे से ट्रेड कैसे करें, रोज कॉलिन मारना पड़ेगा क्या? मारिया उस टेबल को दुनिया भर की गालियां दिए जा रही थी, जिसका कोई मतलब तो बनता नहीं, फिर भी वो दे रही, क्योंकि सेल्समैन ने बोला कि ये टेबल खुशियां लेकर आएगा, जबकि टेबल अभी आया भी नहीं। और इन दोनों के बीच झगड़ा पहले हो गया टेबल को लेकर। तो सेल्समैन की सारी बातें मारिया को बकवास लग रही थी, और अगर यीसुस टेबल की तारीफ करता तो मारिया उसे भी सुना देती। काफी देर तक ऐसी बहस चलती रही, जिसमें सेल्समैन ने यहाँ तक बोल दिया कि गमला टूट सकता है, फर्नीचर टूट सकता है, शादी भी टूट सकती है, लेकिन इस टेबल का ग्लास नहीं टूट सकता। शादी वाली लाइन तो इन दोनों को ही देखकर बोली, और आखिर में मारिया स्टोर से निकल गई तो यीसुस ने डील फाइनल कर ली। हालांकि यीसुस ने भाईचारे में सेल्समैन से पूछा कि अगर तू मेरी जगह होता तो क्या इस टेबल को लेता? सेल्समैन ने साफ साफ बोल दिया नहीं, फिर भी यीसुस ने ले लिया। टेबल को बड़ी मुश्किल से वो ऊपर अपने फ्लैट तक लेकर आया, तभी उसे मिल गई उनके पड़ोसन मियाँ और मियाँ की बेटी रूथ। मियाँ उनके बच्चे से मिलती है, लेकिन रूथ का मूड थोड़ा खराब था। मियाँ कहती है कि शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा जो इससे बात नहीं कर रहा, इसीलिए इसका मूड खराब है। तो रूथ कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं है, मम्मी कुछ और है, आप नहीं समझोगी। वह मुझसे प्यार तो करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता, एक नंबर का फट्टू है। मियाँ और मारिया ने सोचा कि इस एज में ऐसा होता रहता है, लेकिन जब मियाँ नीचे गई और मारिया अंदर गई तब हमें पता चला कि रूथ ये सब यीसुस के लिए बोल रही थी। इन दोनों की चैटिंग हुई थी और रूथ को लगता है कि सेटिंग हो गई, क्योंकि यीसुस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन लिफ्ट में रूथ ने इसे किस करने की कोशिश की थी, पर यह हट गया था। और जिस चैटिंग की बात हो रही है वो रूथ ने इससे पोएम्स मांगी थी, प्यार वाली की मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है। तब इसने कुछ पोएम्स भेजी थी। 13 साल की बच्ची समझ के ये रूथ के साथ नाइस बनता रहा और वो गलत मतलब ले गई। रूथ इसे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को तेरे मैसेज दिखा दूं तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, चुपचाप सबको बता दे कि तू मुझसे प्यार करता है, सबसे पहले अपनी वाइफ को बता, फिर हम शादी कर लेंगे। मारी और बच्चे को छोड़कर आज रात ही भाग चलते हैं। वही सब टीनेजर्स वाली बातें हैं जेवती, जिन्हें ये टालता रहा, अब वही इस पे भारी पड़ रहा है। लेकिन यीसुस अब भी इसे सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि और परेशानियां बहुत हैं। रूथ को अवॉइड करके वो टेबल को सेटअप करने में लग गया। टेबल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि 2 लेडीज के ऊपर ग्लास दिखा हुआ है। लेडीज को तो फिक्स कर दिया, लेकिन जब ग्लास की बारी आई तो देखा कि एक स्क्रू कम है, पैकेट में था ही नहीं। डिजाइन भले ही स्वीडन का है, बना तो चाइना में ही है। ग्लास को एक लेडी के सहारे खड़ा करके यीसुस ने सेल्समैन के पास फोन करके बताया कि एक स्क्रू कम है। तो सेल्समैन बोला कि मैं खुद आ रहा हूँ। दिन इसी बीच मारिया शॉपिंग करने चली गई, क्योंकि यीसुस का बड़ा भाई कार्लोस और उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना इनके घर आने वाले हैं। बच्चे को वो यीसुस के साथ ही छोड़ गई। उसके जाते ही बच्चा रोने लगा तो म्यूजिक ऑन करके यीसुस ने बच्चे को गोद में लिया और इधर उधर टहलने लगा कि बच्चा चुप हो जाएगा। अब यहाँ पर कैमरा एक जगह फिक्स होकर धीरे धीरे झूम हो रहा है, यानी हमारे लिए टेंशन बना रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है। और ऐसा हुआ भी। अचानक ग्लास टूटने की आवाज आई और बच्चा शांत हो गया। सीधा हमें बाद का दृश्य दिखाया गया। खून से सना हुआ यीसुस भारी सांसें भर रहा है बच्चे की लाश के सामने, यानी टहलते हुए यह टेबल के पास आया था बच्चे को टेबल दिखाने। तभी इसका पैर उन स्क्रूज पर पड़कर फिसल गया जो इसने नीचे रखे थे, और फिर यह सीधा गिरा टेबल के ग्लास पर जो इसने खड़ा कर रखा था। बच्चे की गर्दन सीधा ग्लास पर पड़ी, जिसके चलते उसका सर कटकर अलग हो गया। अब धड़ इसके सामने पड़ा है और सर जाकर गिरा है चेयर के नीचे। पलक झपकते ही बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो चुकी है। यीसुस तो होश में ही नहीं है। पहली बार इसने बच्चे को गोद में लिया और बच्चे का आखिरी बार हो गया। अब मारिया पे क्या बीतेगी? इतनी मुश्किलों के बाद उसे बच्चा मिला था, पहली बार इसके भरोसे छोड़ा, और यह तो बच्चा चाहता ही नहीं था। तो मारिया तो यही सोचेगी कि इसने जानबूझकर बच्चे को मार डाला, और सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। वो सेल्समैन शादी टूट सकती है, ग्लास नहीं टूटेगा। ग्लास भी टूट गया, अब पक्का है शादी भी टूटेगी। पर क्या पता, सेल्समैन की एक बात सच है, जैसा टेबल को ट्रीट करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। मारिया ने टेबल को बहुत सारी गालियां दी थी, तो क्या ये उसी का असर है?
टेबल ने एक ही बार में मारिया की लाइफ की सारी खुशियां खत्म कर दी। चाइनीज माल का क्या ही कह सकते हैं। इस बात से बेखबर मारिया स्टोर में शॉपिंग कर रही है यीशुस के भाई के लिए, क्योंकि वो भी बच्चे को ही देखने आ रहा है, पर अब तो नहीं देख पाएगा। इसी बीच मारिया को उसकी पुरानी दोस्त एमी मिल जाती है, जिसके साथ उसकी बेटी भी थी। वो बताती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है क्योंकि मेरा पति किसी जवान लड़की के साथ भाग गया था। फिर वो मारिया को बधाई देती है कि 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद फाइनली बच्चा हो गया था। माफ करना दोस्तों, ब्लैक कॉमेडी है, मुझे बोलना ही पड़ेगा, वरना मूवी में क्या चल रहा है वो कैसे समझाऊं इधर। यीशुस अब भी शॉक में था क्योंकि हर जगह उसके बच्चे का खून फैला हुआ है और बच्चे के सर को देखने की हिम्मत वो जुटा ही नहीं पा रहा। उसके खुद के हाथ में गिलास घुसा हुआ है पर उसे फील ही नहीं हो रहा। सिर्फ एक ख्याल दिमाग में चल रहा है कि मारिया की बात मान लेता तो अच्छा होता, इस टेबल को लाता ही ना। ये आखिरी पीस बचा था, वो भी डिफेक्टिव। एक स्क्रू कम निकला और उस एक स्क्रू ने सब कुछ खत्म कर दिया। स्क्रू पूरे होते तो टेबल भी पूरा होता, ग्लास ऐसे खड़ा ना होता, स्क्रू जमीन पर गिरे ना होते, बच्चा मेरे हाथों में जिंदा होता। अब वो डिसीजन मेकिंग टाइम वापस कैसे लाऊं, यकीन नहीं हो रहा। मेरे छोटे छोटे एक्शंस ने मेरा बच्चा छीन लिया। क्या एक टेबल मेरे बच्चे से भी ज्यादा जरूरी था? जो मैंने मारिया को बच्चे का भी ताना मार दिया था स्टोर में, ये बच्चा भी तूने चूज किया, अब टेबल तो मुझे करने दे। ऐसी कई सारी फीलिंगलेस उसको जकड़ ली थी। पछतावा, गुस्सा, लाचारी, अपने विचारों की दुनिया में वो कैद हो चुका था। इसी में खोए हुए उसने अपने हाथ से कांच भी निकाल दिया और उसे पता भी नहीं चला। तभी उसके पास मारिया का फोन आता है, जिससे उसका फोकस वापस रियलिटी में आता है। एमी को उससे बात करनी थी, लेकिन उसने आवाज सुनते ही सीधा फोन काट दिया। अब वो होश में आ चुका था, तो सबसे पहला काम उसने यह किया कि बच्चे की बिना सर की लाश को उठाकर ऊपर रखा, फिर उसका डायपर चेंज किया। खून से सने हाथ उसे सफेद डायपर पहनाया, यानी अब भी उसे पता नहीं वो क्या कर रहा है। तभी मारिया का फिर से फोन आता है। वो पूछ रही थी कि कौन सी वाइन लाऊं, तो यीशुस ने हाँ बोलकर फोन काट दिया। फिर मारिया का दोबारा फोन आया कि तूने मेरा फोन कैसे काटा। वो सब लड़ाई झगड़ा पर यशूस ने फिर से फोन काट दिया। फोन काट के उसने बच्चे को उठाया और बेडरूम में ले जाकर पालने में सुला दिया। इसके बाद उसके हाथ पैर बड़ी स्पीड से काम करने लगे। उसे पता था कि मारिया आती होगी तो उसके आने से पहले सारा खून साफ करना होगा। अभी इसने ये नहीं सोचा कि मारिया को कैसे बताएगा, बस मारिया को कम शॉकिंग कैसे लगेगा उसके लिए ये सफाई कर रहा है। पूरा घर उसने छान मारा, लेकिन कोई क्लीनर नहीं मिला, तो मजबूरन उसे जाना पड़ा मियां के पास। लेकिन वहां रूथ उसे फिर से टॉर्चर करने लगी कि शाम तक अपनी वाइफ को बता देना, वरना मैं खुद आकर बता दूंगी। अभी उसके पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए उसने सीधा मियां से बोला कि मुझे सफाई के लिए कुछ चाहिए। वो खुद पूरा खून से सना हुआ था, तो ऑब्वियसली मियां ने पूछा कि ये क्या है, तो यीशुस ने बोला कि ये पेंट है, मैं बच्चे के रूम को पेंट कर रहा हूँ। इस बीच एक और कमाल की चीज ये हुई कि मियां भी यीशुस के ऊपर ट्राई मारने लगी। वो तो उसी वक्त रूथ आ गई सफाई का सामान लेकर। वह जल्दी से अपने फ्लैट तक पहुंचा ही था कि तभी उसके पास आ गया सेल्समैन स्क्रू लेकर, वहीं एग्जैक्ट सेम स्क्रू। जब ये वाला टेबल आखिरी पीस था तो सेम स्क्रू कहां से आ गया? इसका मतलब कि इसने जानबूझकर एक स्क्रू निकाल लिया था। लेकिन क्यों? क्योंकि यीशुस के ऊपर इसका दिल आ गया। पता नहीं इसकी किस्मत को अच्छा कहे या खराब कहे, सबका इसी के ऊपर दिल आ रहा है। सेल्समैन को इससे दोबारा मिलने का मौका चाहिए था, इसलिए यह सारा खेल रचा, जिस वजह से यीशुस के बच्चे की जान चली गई इसका। और बच्चे का नाम सेम है, याद है ना? वैसे तो यीशुस को काफी कुछ बोलना था अनब्रेकेबल ग्लास के बारे में भी, लेकिन उतना टाइम नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप घर में जाने लगा। पर सेल्समैन उसे जाने दे तब ना वो जबरदस्ती चिपका जा रहा था कि मेरे साथ डिनर पर चलोगे, फिल्म देखने चलोगे, और जो तेरी वजह से फिल्म बन गई वो तो घर में ही घुसा जा रहा था। तब यीशुस को उसके मुंह पर दरवाजा बंद करना पड़ा, वरना जाता ही ना। इसके बाद यीशुस ने हर एक चीज को साफ किया, लेकिन बच्चे के सर को देखने की हिम्मत वो अब भी नहीं कर पाया, इसलिए सर को चेयर के नीचे छोड़ दिया। इसी बीच मारिया का मैसेज आता है कि 30 मिनट के अंदर वापस आ रही हूँ। यह देखकर उसने और स्पीड से काम किया, क्योंकि अभी अपने आप को भी साफ करना है। नहा धोकर उसने हाथ पे पट्टी बांधी, लेकिन दिमाग उसका अभी स्थिर नहीं था। कुछ देर बाद मारिया भी वापस आ गई, तो उसके ऊपर आने से पहले यीशुस ने सोचा कि बालकनी से कूद कर मर जाता हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत वो नहीं कर पाया। उसने दरवाजा खोला तो मारिया उससे सवाल पूछे जा रही थी, तो यीशुस ने सीधा बोल दिया। बच्चा सोच रहा था कि बता दूं, लेकिन नहीं बता पाया। बोल दिया बच्चे को सुला रहा था, अब तुम उसके पास मत जाना, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद रो रो कर सोया है, उसे सोने दो। मारिया भी मान गई। फिर वो ये आधा सच भी बता देता है कि टेबल का ग्लास टूट गया और मेरे हाथ में लग गई, बाकी बचा। आधा सच वो खा गया। ये सुनकर मारिया की हंसी नहीं रुकी, क्योंकि इसने पहले ही बोला था कि ग्लास टूट जाएगा। ये तो पहले ही गालियां दे रही थी, फालतू में टेबल लाया, इतना नुकसान भी कर दिया कारपेट का, अभी असली नुकसान का। इसे पता नहीं खाना बनाते हुए भी जोर जोर से हंसती रही, और यसूस पूरी टेंशन में था, क्योंकि उसे पता था कि आधे सच पे जितना जोर से ये हंस रही है, पूरे सच पे उतनी जोर से रोएगी एज अ व्यूअर। ये मूवी इसलिए डिस्टर्बिंग है
क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा अनसेटलिंग है। एक लेडी जिसकी आखिरी इच्छा यही थी कि बच्चा हो जाए, आखिरकार उसे बच्चा मिल गया, लेकिन एक हल्की सी मिस हैपनिंग की वजह से बच्चा मर चुका है और इसे धोखे में रखा जा रहा है। बच्चे की लाश घर में पड़ी है और यह जोर जोर से हंस रही है। बच्चे को देखने के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए खाना बना रही है और बच्चे का कटा हुआ सर पास में ही पड़ा है। आदमी सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि सच बिलीवेबल लगेगा ही नहीं। मिस हैपनिंग्स होती रहती है, लोग छुपाते भी हैं, लेकिन ये छुपाने लायक है ही नहीं। वो आदमी को भी पता है, फिर भी छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये बात कैसे हजम करवाएगा कि बच्चे की जान बस ऐसी थी, मैं गिरा और बच्चा मर गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एड्स क्या है, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। कप टूट गया, टेबल का ग्लास टूट गया, फोन गिर गया, इनके लिए इंसान को पहले से आइडिया रहता है कि मैक्सिमम नुकसान कितना होगा। लेकिन क्या हो जब ऐसी किसी छोटी मोटी चीज में एक जान चली जाए, इस नुकसान का आइडिया किसी को भी नहीं होता। ये वही एक्सट्रीम केस है जिसे कोप कर पाना मुश्किल हो रहा है। अगर सिर्फ ग्लास टूटता तो उससे कोई फर्क न पड़ता, जितने का वो आया था उतना नुकसान ये झेल लेते। इनके दिमाग में था वो आइडिया, लेकिन उस छोटे से हादसे में इनके बच्चे की जान भी चली गई। अब उसका मोल क्या था? दिक्कत वो है ग्लास टूटा, जान चली गई। ये दोनों एक साथ फिट नहीं बैठ रहे। इससे तो जान बहुत सस्ती हो गई। यही मेन प्रॉब्लम है, इसलिए यीशुस बता नहीं पा रहा, क्योंकि मारिया के दिमाग में भी यही आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या फील कराना चाह रहा हूँ। रफ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके फोन की बैटरी खराब हो गई, जिसके पास भी फोन है उसके दिमाग में पहले से एक आइडिया रहता है कि बैटरी खराब अगर हो गई तो उसका मैक्सिमम नुकसान मुझे कितना होगा। इतने की नहीं डालेगी, लेकिन क्या हो अगर बैटरी अचानक फट जाए और किसी की जान को सीरियस डैमेज पहुंचा दे। वो बैटरी खराब होने के मैक्सिमम नुकसान में कभी था ही नहीं, तो उसे हजम कैसे करें कि ये हो गया बैटरी से मैं जान की वैल्यू कैसे करूं। ऐसे रेयर केसेस आपने देखे भी होंगे, बस जो उन्हें फील होता है और उन्हें देखकर थोड़ा बहुत हमें फील होता है, वही हाल कुछ यीशस का है। कैसे हजम करें कि बच्चे की जान इतनी सस्ती नहीं थी कि उसी छोटे से नुकसान में इंक्लूड हो गई। ये मैं आपको फील कराना चाह रहा हूँ। फील करोगे तभी बात बनेगी। आई होप सही एग्जाम्पल दिया होगा। इसके लिए मारिया हंसे जा रही थी कि काश मैं उस वक्त यहाँ पर होती जब वो ग्लास टूटा। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना था, अब देख ले, अब भी वही है। फिर अचानक से वो बच्चे के पास जाने लगी। बेबी मॉनिटर लाने यीशस के हाथ में चाकू था, लेकिन ऐसा थोड़ी करेगा। मारिया बच्चे को देख पाती उससे पहले यीशुस ने उसे रोक दिया कि तुम जल्दी से खाना बना, मेहमान आते ही होंगे। 2-4 इमोशनल बातें भी कर ली कि मेरी वजह से अगर कभी तुम्हें बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। मारिया ने भी सॉरी बोल दिया और दोनों के बीच प्यार उमड़ पड़ा। फिर मारिया को वापस भेजकर मॉनिटर वो खुद ले आया, लेकिन मॉनिटर में अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ टपक रहा हो। वो बच्चे की गर्दन में से खून टपक रहा था। यीशुस ने जाकर उसका समाधान किया। इसके बाद वह वाइन पीने लगा। तभी एक बच्चे के सर के ऊपर उसकी नजर पड़ी, जो पहले से उनके घर में रखा हुआ था। अब उस गिल्ट उसके ऊपर हावी हो रही थी। उसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी और एक अजीब सा डर सता रहा था, क्योंकि राज तो किसी भी टाइम खुलने वाला है। जब मारिया बच्चे को दूध पिलाने जाएगी तब क्या होगा उसे? बच्चे की बिना सर की लाश मिलेगी। इतने में कार्लोस और क्रिस्टीना भी आ गए। अब क्रिस्टीना जो है वो 18 साल की है और कार्लोस यीशु से भी बड़ा है। इससे थोड़ा बहुत शक तो यीशु के ऊपर भी बनता है, कहीं रूथ सच तो नहीं बोल रही, क्योंकि रूथ के बारे में इसने कार्लोस को भी बता रखा है, यही कि वो लड़की मुझे परेशान करती है। खैर, उन दोनों को भी बच्चे से मिलना था, लेकिन यीशु ने मना कर दिया कि वो सो रहा है, उसे सोने दो, कोई उसके पास नहीं जाएगा। कार्लोस बोलता है कि वो अपने अंकल से मिलने के लिए मर रहा होगा, मुझे जाने दे। पर यीशु नहीं माना, क्योंकि वो तो मर चुका है। वो बोला पहले खाना खाएंगे फिर मिलना। वो खुद उस चेयर पर बैठ गया जिसके नीचे सर पड़ा है, कहीं कोई और न बैठ जाए, और बोलते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ऊपर से क्रिस्टीना बच्चे के लिए गिफ्ट लाई थी, एक स्वेटर और एक हैट। ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया, दोनों इसके लिए अलग अलग। यीशु उसका बर्ताव देखकर हर कोई हैरान था। बच्चे को वह देखने नहीं दे रहा, तो उन सब ने बच्चे का रूम देखकर काम चला लिया। रूम देखकर क्रिस्टीना बोलती है कि मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई, क्योंकि उसमें यीशु के खिलौने भी रखे थे। वहां पर बच्चे की फोटो भी देख ली, साथ में फ्रैंकेनस्टाइन की भी। पर दिक्कत यह है कि जिसके लिए ये रूम तैयार किया है वो इसमें ना तो कभी आया और ना ही कभी आएगा। खैर, वो सब खाना खाने बैठे। तभी यीशुस का बुरा हाल था, उसने खाने को छुआ तक नहीं। बाकी तीनों हंसी मजाक कर रहे थे और यीशुस पसीने से तर था। फिर से वही सिचुएशन आ गई, घर में बच्चे की लाश पड़ी है और यह पार्टी कर रहे हैं। कहाँ तो मातम होना चाहिए था, यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, क्योंकि सब धोखे में है। ऊपर से यीशुस की गिल्ट उसे खाई जा रही है। उन तीनों की बातें चल रही थी कि जब बच्चा हो जाता है तो माँ को उससे ज्यादा और कोई प्यारा नहीं रहता, सारे रिश्ते उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। मारिया ने यह बात कंफर्म कर दी कि बच्चे से ऊपर उसके लिए कोई भी नहीं, यीशु भी नहीं। लेकिन जब यीशु से पूछा तो उसने बोला, मारिया बच्चे का नाम ही नहीं लिया। इसी बीच क्रिस्टीना भी बता देती है कि जल्दी वो भी माँ बनने वाली है, कार्लोस के बच्चे की। मारिया ने उन्हें बधाई दी, लेकिन यीशु
उल्टा सीधा बोल के चलता बना क्योंकि उसे अपने भाई का पता है। एक 18 साल की लड़की की जिंदगी खराब कर दी, यह बोलकर वह चला गया। बाथरूम में जाकर वह अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था और कार्लोस ने उसकी सारी बात सुन ली। फिर जाकर बच्चे को देखा तो उसके भी होश उड़ गए। अब मारिया को कैसे बताए जिससे उसे ज्यादा सदमा न लगे। कार्लोस बोलता है कि बाहर चल, मैं मारिया को सब कुछ बता दूंगा, पर किसी भी हाल में उसे बच्चे की लाश नहीं देखने देनी, वरना बुरा होगा। वो बाहर आ ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर रूथ आ गई। उसने मारिया को बोल दिया कि यीशुस ने लिफ्ट में मुझे किस किया था, अब होता है। असली झमेला रूथ का डॉग सीधा बच्चे के सर के पास पहुंच गया। ये देखकर कार्लोस ने जल्दी से सर को छुपाना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्चे के सर को देखकर रूथ डोमेट हो गई। क्रिस्टीना ने उल्टी कर दी। यीशुस फ्रीज हो गया और कार्ल उसके आंसू नहीं रुक रहे। अपने भतीजे से ऐसे मिलेगा का उसने सोचा ही नहीं था। पर सबसे ज्यादा बुरा हाल था मारिया का। उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। बोलने और सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वैसे क्या पता वो यीशुस को माफ भी कर देती, पर अब तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रूथ की वजह से उसके मन में ये बात आ चुकी है कि यीशुस उसे चीट कर रहा था। तभी उसे बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए मार दिया। मारिया की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई और कुछ उसे सुझा नहीं। वो सीधा जाकर बालकनी से कूद गई, फिर उसके पीछे यीशुस भी कूद गया। पुलिस आई तो रूथ एंजाइटी अटैक में थी, क्रिस्टीना शॉक में थी और कार्लोस तो पूरी तरह बेजान हो चुका था। वो बस एक ही बात बोल रहा था, द कॉफी टेबल। यहाँ पर हम मारिया, यीशुस और बच्चे को साथ में देख पाते हैं, कॉफी टेबल के साथ, और बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आखिर में फैमिली फिर से एक हो गई। अब क्या वो सब टेबल ने किया, उनकी दुनिया बदल दी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जिनकी वजह से वो हादसा हो गया, जैसे सेल्समैन ने स्क्रू निकाल लिया था जानबूझ के। और अगर यीशुस रूथ के पेरेंट्स से पहली बात कर लेता तो आखिर में जो हुआ शायद वो भी ना होता। इतना लड़ाई झगड़ा करके वो टेबल लाए थे, पर कहते हैं कि अगर ऐसे कोई चीज लाओ तो उसका कुछ नहीं बनता। खुशी से लेनी है तो लो, वरना क्या करना है। अब एक क्रेजी थ्योरी बताता हूँ, जो वैसे तो बेकार ही है, फिर भी वो ग्लास दो लेडीज के ऊपर टिका हुआ था। क्या ये यीशुस की लाइफ को दर्शाता है? मारिया और रूथ, जब एक की वजह से बैलेंस बिगड़ा तो पूरी लाइफ खराब हो गई। ग्लास टूट गया, टेबल में लगने वाले स्क्रू यीशुस के झूठ को दर्शा रहे थे। एक स्क्रू कम पड़ गया तो ग्लास सिर्फ एक लेडी के सहारे रखना पड़ा, जिसके चलते ग्लास टूट गया। सोच लेना भाई, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि यीशु उसका रूथ के साथ कुछ था, लेकिन इतना एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए था। अब मूवी के बारे में मेन बात यह है कि सिर्फ ब्लैक कॉमेडी बोलकर ही इसे हजम किया जा सकता है। अगर कुछ और बोलो, जैसे एलिवेटेड हॉरर या हॉरर ड्रामा, तो इसे पचा नहीं सकते। इस हद तक ये डार्क है। और अब आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या जो फीलिंग में समझाने का ट्राई कर रहा था वह आप फील कर पाए? वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन पहले ही आपके पास खबर पहुंचा दे। तब तक के लिए स्टे अलर्ट।